और ममता इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और G20 के तमाम पहलुओं पर एनालिसिस करते हुए नजर आएंगे। ओवर टू यू भारत मंडपम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय और ऋतु। हम लोग भारत मंडपम के क्राफ्ट बाजार से इस वक्त हमारे सभी दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है और ये शिखर सम्मेलन हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव के तौर पर भी रहा, क्योंकि जो भव्यता हमें इस आयोजन में, जो दक्षता, जो क्षमता भारत की इस आयोजन में नजर आई, वो हमने तो दर्शकों को दिखाई ही, क्योंकि दूरदर्शन ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर सारी डिटेल्स, एक एक दृश्य दर्शकों तक हमारे माध्यम से पहुंचा, लेकिन साथ ही विश्व ने भी इसको सराहा। चूंकि हमने 2 दिन तक लगातार इन सभी चर्चाओं को, जो कुछ निकल कर सामने आया, घोषणा पत्र में निकल कर सामने आया, उन सबको बहुत गहराई से देखा, समझा, सुना। हम अपने दर्शकों तक लेके जाना चाहेंगे कि कुछ अनुभव, कुछ बड़ी बातें जो इस शिखर सम्मेलन के तहत सामने आई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आर्येंद्र, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। घोषणा पत्र के विभिन्न मंचों पर लगातार मंथन हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं। डीडी न्यूज के माध्यम से हमने भी न्यूज नाइट में दिखा रहे हैं हम कि कैसे कौन कौन से बड़े बिंदु निकलकर सामने आए। कौन से ऐसे बड़े बिंदु निकले थे जो एक आम जन के जीवन को प्रभावित करते नजर आएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भी रहा? बिल्कुल ममता, आप जो बात कह रही हैं बहुत महत्वपूर्ण। और हम अगर भारत की G20 प्रेसिडेंसी की बात करें तो पीपुल्स प्रेसिडेंसी के तौर पर इसको कहा जा सकता है। जिस बात को लगातार हमने देखा कि कैसे 50 से ज्यादा शहरों में लगातार 200 बैठकें हुई, हमने भारत की विविधता को शोकेस किया। बात अगर पूरे इस समय के अलावा की जाए इन 2 दिनों की, तो 2 दिनों में क्या खास हुआ? पहले ही दिन अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के तौर पे मान्यता दी। भारत की प्रेसिडेंसी में इतिहास लिखा गया। यूनियन एक थी, देश 55 थे। ये अपने आप में दिखाता कितना बड़ा काम हुआ, एक इतिहास। दूसरा, पहले ही दिन के पहले सत्र के समापन से पहले लीडर्स डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनी, उसका अडॉप्टेशन हुआ। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे भारत की नेगोशिएशंस की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज हैं, वो कैसे हमारी क्षमता को बढ़ती हुई दिखाती हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण था? निश्चित तौर से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाती है, ग्रीन ग्रोथ की बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समय से हम पूरा कर सकें, इसकी बात की जाती है। और इसके अलावा लगातार इस बात पे कहीं ना कहीं फोकस दिखाई पड़ रहा है कि मल्टीलेटरलिज्म पे कैसे आगे बढ़ा जाए। इस प्रकार के तमाम बिंदु हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए G20 से इतर भी हमने देखा कि बायोफ्यूल पर ग्लोबल अलायंस भारत की पहल पे बनता नजर आया। और निश्चित तौर से ये दुनिया को एक बचाने के लिहाज से, प्रकृति को बचाने के लिहाज से बड़ा कदम था। हमने देखा कि कैसे इंडिया, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपियन यूनियन तक इकोनॉमिक कॉरिडोर की पहल भारत के माध्यम से हुई है। तो निश्चित तौर से कंप्रिहेंसिव कनेक्टिविटी की बात की जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाए, ग्रीन ग्रोथ की बात की जाए, टैक्सेशन जैसी समस्याओं पर कैसे मिलकर लड़ा जाए या वैश्विक चुनौतियों पर सहमति बने, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले कि आप कोई और सवाल किसी से पूछे, ये बहुत जरूरी है, यूक्रेन के मसले को लेकर भी लगातार डिफरेंसेस दुनिया में कितने समय से हैं ये हम सब जानते हैं। बावजूद उसके भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में सहमति बनाई। ये बहुत बड़ा कंसेंसस था और ये भारत की एक बड़ी जीत के तरीके से कहा जा सकता है। बिल्कुल। और जो शब्द लिखे गए वो ये भी शब्द कहे गए शेरपा के द्वारा कि विकासात्मक और भू राजनीतिक संदर्भ में सभी के द्वारा सहमति व्यक्त की गई। और ये शब्द दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आइए अगले आयाम की ओर चलते हैं, क्योंकि जया, तुम लगातार कल्चर को कवर करते हो और इस बार G20 में हमने देखा कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का खान पान सभी रंगों में, हर स्तर पर, मतलब जब हमने अध्यक्षता ग्रहण की तब से लेकर शिखर सम्मेलन के समापन तक हमें नजर आती रही अलग अलग स्तर पर। लेकिन क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आया? क्या कुछ अनुभव रहे आपके? बिल्कुल, हम बताएं G20 के मंच पर संस्कृति कार्य समूह को पहली बार स्थान दिया गया और हमने देखा कि कैसे देश भर में बैठकें की गईं। सतत विकास के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए, कैसे उस तक पहुंचने के लिए हम अपनी सांस्कृतिक संपदा का उपयोग कर सकते हैं। एक समग्र विकास के लिए कैसे एक सांस्कृतिक रूप से एक वैश्विक नैरेटिव का निर्माण कर सकते हैं, इसकी झलक कहीं ना कहीं देखी। और तमाम विदेशी मेहमान जो यहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को आत्मसात करते हुए और पूरी तरह से इसमें सराबोर नजर आए। किस तरह से हमने देखा भारत की डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और यहाँ की विविधता के बारे में सुनना अलग बात है, लेकिन उसको खुद से महसूस करना, उसमें रच बस जाना, वो अलग बात है जो हमने देखा। कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जो भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर यहाँ पर पेश करती है। भारत मंडपम, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें थी। किस तरह की नटराज की मूर्ति ने, अष्टधातु से बनी इस मूर्ति ने सभी का ध्यान खींचा। किस तरह से जब प्रधानमंत्री ने कल स्वागत किया तमाम डेलीगेट्स का, कोणार्क का वो सूर्य मंदिर की वो तस्वीर सभी
की निगाहों में हमेशा के लिए रच बस गई। जब राष्ट्रपति ने रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया तमाम विदेशी मेहमानों को, वो विदेशी मेहमान ने भारतीय परिधान में वो यहाँ पर पहुंचे, किस तरह हमारी संस्कृति से जुड़े वो नजर आए, उसकी एक झलक देखी। भारतीय भोजन, जो हम 3 C's की बात करते हैं, कल्चर, क्राफ्ट, कुजीन, उसकी किस तरह से मजबूती से वो भारत की जो पहचान है उसे और मजबूती से वैश्विक मंच पर दिख रहा है, उसकी एक झलक देखी। इस वक्त हम यहाँ पर क्राफ्ट बाजार में खड़े हैं। ये वो आर्टिसंस हैं, ये वो कारीगर हैं जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय कलाओं को न सिर्फ संरक्षित कर रहे हैं, उसे वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दे रहे हैं। उनका प्रोत्साहन करने के लिए आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। कैसे प्रधानमंत्री ने भारतीय हस्तकला को, भारतीय उत्पादों को एक वैश्विक पहचान दी है, उन्हें एक वैश्विक मंच पर एक ब्रांड दिया है, उपहार के स्वरूप जहां भी जाते हैं वो भारतीय उत्पादों को देते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमाम विदेशी मेहमान आए, उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की, यहाँ पर उन उत्पादों को ढंग से देखा, करीब से देखा। ये वो उत्पाद हैं जो भारतीय कारीगरों की मेहनत को, उनके खून पसीने की, जो उन्हें पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस कला को संरक्षित करने के लिए, उसको दर्शाते हैं। संस्कृति की हम बात करें, ये हमारी सॉफ्ट पावर है, जो कि संस्कृति जो है वो देशों को जोड़ती है। संस्कृति किस तरह से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध रही है, हमारी सॉफ्ट पावर है। और सबसे बड़े इसके जो प्रमुख, जो हमारे ब्रांड मास्टर, हमारा शीर्ष नेतृत्व, कैसे संस्कृति के जरिए वो पूरे विश्व में भारतीय कारीगरों को, भारतीय आर्टिसंस को, भारतीय जो सांस्कृतिक संप्रदाय है उनको लेके जा रहा है। जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको जिस तरह से हमने देखा एक सूत्र में बांध रहा है। बिल्कुल बात सही है कहने में कि ये तो बात सही है कि हमने विदेशी मेहमानों के सामने अपनी संस्कृति प्रस्तुत की, लेकिन जिस खूबसूरती से उन नृत्यों को आगमन से लेकर, जब हम स्वागत कर रहे थे मेहमानों का, तब से लेकर अंत तक ये जो नृत्य हैं, ये जो हमारे लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य जिन्हें प्रस्तुत किया गया, मुझे लगता है हम सब देशवासियों के मन में भी रच बस गए हैं। लेकिन जब हम इस शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर का ये जो नारा, जो मंत्र दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके अलग अलग आयाम से इसको जोड़ा गया है, जिसमें आता है 1 अर्थ 1 हेल्थ भी। स्वास्थ्य एक बेहद महत्वपूर्ण आयाम कोरोना महामारी के बाद हम सब ने समझा, और भारत ने विश्व कल्याण को नजर में रखते हुए स्वास्थ्य को लेकर देशों की सहायता भी की। इसीलिए जब भारत ने अध्यक्षता की इस G20 शिखर सम्मेलन की, तो इस आयाम पर बहुत गंभीरता से काम भी किया। क्या कुछ काम, क्या कुछ बड़े बिंदु, आपसे जानना चाहूंगी मैं नितेंद्र, क्या कुछ आपको लगता है बड़ा कुछ निकलकर सामने आया जो स्वास्थ्य की दृष्टि से विश्व में आने वाले वक्त में एक बदलाव ला सकता है? निश्चित तौर पे 1 हेल्थ अप्रोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर में इसमें सहमति है। भारत ने 3 प्राथमिकताएं तय की थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए और कोविड से सबक लेते हुए तय की थी, और तीनों पर सर्वसम्मति बनी, कोई इफ बट नहीं था किसी भी देश में। पहला यह था कि कैसे भविष्य में अगर कोई महामारी आती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में निपटा जाए। इसके लिए जो मेडिकल काउंटर मेजर होते हैं, उसमें दवाएं, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक किट हो, उसका एक तरह से वितरण समान हो, प्रोडक्शन हर जगह हो। जो साउथ जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश हैं, उन तक पहुंच हो और उनके देश में प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी जाए, ऐसा नहीं कि कुछ सीमित देश में रहे। उस पे बात हुई और आगे उस पे काम होगा अलग अलग क्षेत्रों में। दूसरा, ग्लोबल एक आर्किटेक्चर बनाया जाएगा, पैंडेमिक से लड़ने के लिए एक फंड की बात हुई है, उस फंड को आगे बढ़ाया जाएगा। जितने डोनर हैं, चाहे वो विश्व बैंक हो या जो बाकी बड़े बड़े जो डोनर हैं, उनसे पैसा लिया जाएगा। विश्व बैंक ने $300 मिलियन दिया है, बाकी 24,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने की जरूरत है, 3,000 करोड़ रुपया इकट्ठा भी हो गया। इसके अलावा जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, उस पर ध्यान देना है, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात होती है। भारत में देखा आपने कि ग्लोबल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के WHO का बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था। साथ ही साथ डिजिटल हेल्थ में कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये जो गैप है, उस गैप को दूर करता है। जो सतत विकास के लक्ष्य को दूर करने में डिजिटल की हेल्थ की बड़ी भूमिका है। भारत ने ई-संजीवनी के माध्यम से, कोविड के माध्यम से इसको दिया। तो आगे इन्हीं चीजों पर बात होगी, और भारत को लोग समाधान के रूप में देख रहे हैं, दुनिया समाधान के रूप में देख रही है। जी बिल्कुल, दुनिया समाधान के रूप में देख रही है, क्योंकि भारत ये साबित कर रहा है अपने उदाहरण से कि विश्व के सामने जो चुनौतियां, गंभीर चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से पार पाने में भारत जिस मॉडल को सामने लेकर आ रहा है, वो समाधान का रास्ता हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन इस ओर भी संकेत देता है, या एक बार कहें कि दोबारा इस बात की पुष्टि करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कितना सक्षम है। शैलेंद्र, हम हर मोर्चे पर लगातार देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वक्त जो अपेक्षाएं
की गई उनसे हमेशा आगे बढ़कर दिया। एक बार फिर ये उदाहरण सबके सामने। जी देखिए, दुनिया देख रही है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर आप सोशल मीडिया पर देखें, आप लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी देखें, कहीं भी जाते हैं विदेश, जिस तरह से लोग स्वागत करते हैं, निर्विवाद तौर पर हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित हैं। इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है। इस G20 की बैठक ने एक संकेत और दिया है कि एक मजबूत, एक दूरदृष्टि वाला, एक विश्व के कल्याण की संकल्पना को साकार करने की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखने वाला नेता, वो उस नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं जो वैश्विक चुनौतियों में हल खोजते हैं, हल सुझाते हैं और सहमति बनाते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये बात हो रही थी कि डिक्लेरेशन आएगा कि नहीं आएगा, सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी, रूस यूक्रेन पे क्या लिखा जाएगा, बैठक हुई, पर्सनल बातचीत हुई और हमने देखा कि अभी तक के सफलतम G20 का समापन भारत में होता है और डिक्लेरेशन होता है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और ये लीडरशिप सिर्फ भारत के लिए नहीं है, विश्व के लिए है, विश्व के कल्याण के लिए है, विश्व की चुनौतियों को दूर करने के लिए और सबको साथ लेकर चलने के लिए है। आज विकसित देश और विकासशील देशों के बीच जो मतभेद है वो कम हुए, खत्म तो हम नहीं कह सकते लेकिन कम हुए G20 की बैठक के बाद। ब्रिक्स से हमने देखा, ब्रिक्स के विस्तार के, ब्रिक्स प्लस की बात हुई, अब G20 के विस्तार पर गई और प्रधानमंत्री ने जो तीसरे सत्र में कहा वो हमें नहीं भूलना होगा कि 20वीं सदी के फोरम के विस्तार के बिना हम 21वीं सदी नहीं दे सकते और जो व्यक्ति और संस्था अपने समय के साथ बदलाव नहीं लाती है वो प्रासंगिकता खो देती है। साफ स्पष्ट तौर पर यूएनएससी की बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हम जानते हैं कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए या ज्यादा घंटे नहीं हुए जब अमेरिका ने भारत की वकालत की, दोबारा आपके पास आने का प्रयास करेंगे और तमाम मुद्दों पर जो लगातार जो चर्चा है उसको हम जारी रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन को